हुआ है क्या? यस। ओके, अच्छा। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। ऐसे आज नवरात्रि भी स्टार्ट हो रहा है। हाँ, ओके, तो सबको हैप्पी नवरात्रि। कल हैप्पी महालया था। अच्छा, तो फिर अकाउंटिंग में क्या करना है आज सर? अकाउंटेंसी में आज क्या करेंगे? अकाउंटेंसी में सर आज पढ़ेंगे हम लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। क्या पढ़ेंगे? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जानेंगे सर। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में आप लोग सुने हो क्या पहले कभी? ये जो हम लोग अकाउंटेंसी करते हैं ना, अरे ये जो अकाउंटेंसी पढ़ाई करते हैं, या फिर एक्चुअली जो रियल लाइफ में अकाउंट्स का प्रैक्टिस होता है, अकाउंट्स प्रैक्टिस मतलब जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट या फिर कोई भी कंपनी का जो अकाउंट्स मेंटेन किया जाता है, बिजनेस का जो अकाउंट्स मेंटेन किया जाता है, इसका ना एक तरीका होता है। मतलब ऐसे हर चीज़ का होता है ना सर, एक स्टैंडर्ड्स मेंटेन करना पड़ता है कि भाई आपको ऐसे ऐसे करना पड़ेगा। आपको बता दिया जाता है कि आप ये चीज़ फॉलो करो, आप ये चीज़ फॉलो मत करो, ठीक है। एक 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 सेटअप, ठीक है, जिसको एक स्टैंडर्ड वाइज आपको, जैसे मानो ना गोल्ड स्टैंडर्ड एक होता है ना सर, अरे सोना का स्टैंडर्ड होता है, जो मार्केट में यस गोल्ड सर। होता है उसका एक स्टैंडर्ड होता है कि नहीं होता? नॉट जस्ट यस गोल्ड, सर। गोल्ड हो जाए, सिल्वर हो जाए, ठीक है, उसको भी इशू कर कोई करता है कि कैसे पता चलता है कि ये गोल्ड स्टैंडर्ड गोल्ड है? आप बात को समझो। कैसे पता चलता है कि ये सिल्वर स्टैंडर्ड सिल्वर है? कैसे पता चलता है कि ये डायमंड स्टैंडर्ड डायमंड है? उसका कैरेट का कुछ मैटर होता है सर, है ना, मुझे 24 उतना, कैरेट। हाँ ऐसा कुछ होता है। तो वो क्या है? स्टैंडर्ड है ना। स्टैंडर्ड का मतलब समझ रहे हो? मतलब एक लिमिट सेट करना कि भाई हाँ, इसको देखने से हमें समझ में आ जाएगा कि ये उस लेवल में बना हुआ है। एग्जैक्टली अकाउंट्स तो कोई भी अपने हिसाब से हिसाब लगा ही सकता है, हिसाब लगाने में क्या जाता है, बट आपको हिसाब किस वे से लगाना है, मतलब आपका अकाउंटिंग प्रोसेस, अकाउंटिंग सिस्टम कैसे बनेगा, इसके लिए एक स्टैंडर्ड इश्यूज होता है, ठीक है। ऐसे नॉट जस्ट एक, देर आर वेरियस मतलब काइंड ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। फाउंडेशन लेवल में हम लोग सर इसका बस इंट्रोडक्टरी लेवल, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या है, क्यों यूज़ किया जाता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का नाम, ये सब हम लोग फाउंडेशन लेवल में, बेसिक लेवल में सीखते हैं। लेकिन जब आप लोग इंटरमीडिएट लाइक सी ए इंटर फाइनल लेवल में आओगे, या फिर सी एम ए इंटर फाइनल, सी एस में भी पढ़ा जाता है, जब आप लोग वहाँ पर पढ़ोगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में, तब आप लोगों को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का एक्चुअल एप्लीकेशन सिखाया जाएगा, ठीक है। मतलब एक्चुअली तब आप लोग और बड़े हो जाओगे और प्रैक्टिकल एक्सपोजर चाहिए आपको। लेकिन फाउंडेशन लेवल में इतना तो जान के जाओ कि भाई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होता है, इसका कितना तरह का नाम है, ठीक है, और यूज़ क्या है, क्यों यूज़ करते हैं। ऐसे मैं आज आप लोगों को कुछ ऐसे प्रैक्टिकल यूज़ भी बताऊंगा, ठीक है। कैलकुलेशंस वगैरह तो मैं नहीं बताऊंगा, बिकॉज वो हर एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का अपना खुद का कुछ कैलकुलेटिव एरिया होता है कि भाई इस तरह से यूज़ करना है, वो आप लोगों का है नहीं, वो एडवांस लेवल में, इंटर फाइनल लेवल में होता है। लेकिन आप लोग इतना जानो कि क्या ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स काम करता है, ठीक है। तभी जाके आपको एक्चुअली में समझ में आएगा कि ये जो कंपनीज है, जो ऑल ओवर इंडिया में जितना पब्लिक कंपनीज, प्राइवेट कंपनीज, स्टॉक मार्केट लिस्टेड कंपनीज, नॉर्मल बिजनेस, ठीक है, माइक्रो स्मॉल मीडियम कंपनीज, ठीक है, डिफरेंट काइंड ऑफ कंपनीज है, सभी कंपनीज अपना एक स्टैंडर्ड्स मेंटेन करके ही अकाउंट्स बनाते हैं। कुछ कंपनीज इंटरनेशनल में बिजनेस करते हैं, मतलब इंडिया में भी उनका बिजनेस है, इंडिया के बाहर भी उनका बिजनेस है, तो इन दैट केस एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स भी होते हैं, IFRS बोलते हैं सर, ठीक है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टैंडर्ड्स, ठीक है, रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है। तो जब IFRS जैसे स्टैंडर्ड्स जो हो जाता है, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के साथ बनाया जाता है, वो भी मैं आप लोगों के साथ चर्चा करूंगा आगे आगे। तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब है कि ये जो आज मैं बात करूंगा, पहले तो आपको मैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है उसमें बात करेंगे। उसके साथ साथ ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में रिसेंट ट्रेंड में कुछ चेंजेस भी आया है, मतलब चेंजेस मतलब कुछ अपडेशन, जैसे इन डेज बोल के एक आया है सर, मतलब जो थोड़ा और स्पेशल वे में लाया गया कंपनीज वगैरह के लिए। तो वो सब चीज़ें भी चर्चा करेंगे सर, ठीक है। धीरे धीरे बात समझ में आएगा। रिसेंटली कुछ लड़ाई चल रहा है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को लेके, खबर है क्या आप लोगों को? हाँ, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को लेके मार्केट में, मतलब फाइनेंशियल मार्केट, मतलब फाइनेंशियल जो वर्ल्ड है, रेगुलेटरी वर्ल्ड है, ऐसे ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कौन बिल्ड करता है? किसी को पता है सर? इंडिया का जो पूरा अकाउंटिंग सिस्टम है, इसका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बिल्ड कौन करता है? ICAI। वेरी गुड सर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, ठीक है। पूरा भारत में जो भी अकाउंट्स फॉलो होता है, उसका जो स्टैंडर्ड होता है, वो ICAI बनाते हैं सर, ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। हाँ, साथ में गवर्नमेंट होते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स होते हैं, दे ऑल आर देयर,
बट आईसीआई का पावर होता है ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को बिल्ड करने का। लेकिन आईसीएआई का जो ऑडिटर्स होते हैं, मतलब जो प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड होते हैं, वो ऑडिट भी करते हैं। उनको देखने के लिए एक अथॉरिटी बनाया गया है सर, NFRA। ये भी आप लोगों को आगे आगे बताऊंगा मैं। नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, इनका काम है ऑडिटर को देखभाल करना, मतलब ऑडिटर ठीक ठाक से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसको देखने के लिए NFRA बनाया गया। ये रिसेंट ट्रेंड में NFRA मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के द्वारा बना गया एक ऐसे अथॉरिटी है जिसके पास बहुत पावर है। ये अपना पावर इस्तेमाल कर रहे हैं और आईसीआई का अगर कुछ भी उनको प्रॉब्लम दिख रहा है तो उस हर मैटर पे वो आवाज़ उठा रहे हैं। तो अभी ये लेके इसको लेके कंट्री में एक बहुत बड़ा चल रहा है सर, एक बवाल चल रहा है, एक चल रहा है सर, मतलब एक झगड़ा टाइप का बोल सकते हो आप। जैसे NFRA रिसेंटली बोला कि कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स विथड्रॉल करने के लिए, किसी किसी कंपनीज के लिए मैंडेटरी हटाने के लिए, जैसे ऑडिटिंग के बारे में भी बोला कि स्टैट्यूटरी ऑडिट कंपलसरी नहीं करना है कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, लाइक माइक्रो स्मॉल मीडियम कंपनीज के लिए, MSMC के लिए स्टैट्यूटरी ऑडिट कंपलसरी करने से मना कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह का कुछ विवाद चल रहा है। ये सब चीज़ें आपको तभी समझ में आएगा जब आप इस लेवल में नॉलेज को गैदर करते हुए चलोगे ना, तो आपको भी समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ आप लोगों को, या फिर मार्केट में क्या न्यूज़ चलता है, NFRA कौन है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या है, ठीक है। चलो मैं आपको एक एक करके बात बताता हूँ, ठीक है। स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। और जैसे कंपनी का एनुअल रिपोर्ट्स वगैरह होता है ना, वहाँ पर भी पूरा का पूरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कैसे मेंटेन किया गया है आपको पता चलेगा। ये देखो, मैं रिसेंटली NFRA वर्सेस ICAI का जो चल रहा है आपको मैं न्यूज़ दिखाता हूँ। दिख रहा है क्या आप लोगों को स्क्रीन? जल्दी देखो, क्या स्क्रीन दिखाई दे रहा है? Yes. हाँ, ये देखो बिजनेस रिपोर्ट आया है, ठीक है। ये कौन है? ये इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का चेयरमैन है, ठीक है, करेंट प्रेसिडेंट, ठीक है। ये देखो क्या बोला, रिवीजन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ICAI टू आस्क NFRA टू विथड्रॉ RIA डिमांड, ठीक है। ये रिवीजन डिमांड विथड्रॉल करने के लिए बोल रहा है। ये बिजनेस लाइन में या बहुत सारा के सारे बिजनेस न्यूज़पेपर्स में आपको इस खबर को दिखने को मिलेगा। क्या बोलता है? रिवीजन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, 18 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स दिखाई दे रहा है ना, revisions of 18 accounting standards। देखो, CA Institute also not in favor of exempting micro, small and medium companies from mandatory statutory audit। CA नहीं चाहते बट NFRA चाहते हैं। CA Institute will soon approach the national financial reporting। मैं एक सेकेंड रुको, मैं पेन ले लेता हूँ, पेन लेना भूल गया मैं सर। मैं पहले आपको न्यूज़ में लेके आ गया, क्यों समझ में आ रहा है? बिकॉज जो भी पढ़ते हैं आपको पता है ना, वट एवर वी स्टडी एवरीथिंग इज कनेक्टेड विथ अवर डे टू डे लाइफ, एवरीथिंग इज प्रैक्टिकल। कोई भी चीज़ किताबी नहीं होता, मतलब ऐसा नहीं कि बुक्स में बोला है कभी उसका इस्तेमाल ही नहीं होता, ऐसा थोड़ी है। हाँ, इस्तेमाल बहुत है सर, यूज़ बहुत है, बस यूज़ करना आना चाहिए। रिविजन्स ऑफ 18 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ICAI टू आस्क NFRA टू विथड्रॉ RIA डिमांड। CA इंस्टीट्यूट ऑल्सो नॉट इन फेवर ऑफ एग्जेम्प्टिंग माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम। जब मैं आपको बोल रहा था ना, माइक्रो, स्मॉल, मीडियम कंपनीज के लिए डिसाइड किया गया है। NFRA बता रहे कि स्टैट्यूटरी ऑडिट को हटा दो। इसमें CA को थोड़ा सा असुविधा हो जाएगा, जो प्रैक्टिसिंग ऑडिटर्स होते हैं उनका जगह कम हो जाएगा, बिकॉज बट गवर्नमेंट चाहते हैं कि इनको थोड़ा राहत दिया जाए, जो माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम है उनको थोड़ा सा फैसिलिटीज़ दिया जाए कि इतना ऑडिट का बार्डन नहीं दिया जाना चाहिए, तो ऐसा कुछ बात है। तो CA इंस्टीट्यूट ने अप्रोच नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, जो एक्चुअली CA प्रैक्टिसिंग ऑडिटर को देखने के लिए ही बनाया गया। इतना आप अभी जान के चलो, बाकी डिटेल्स आपको NFRA की भी पढ़ाया जाएगा, कंपनीज एक्ट वगैरह में जब आप लोग पढ़ोगे, इंटर में, फाइनल में, BCom में, हर जगह में पढ़ा जाता है सर। ऑब्वियसली कंपनीज लॉ जब पढ़ोगे डिटेल्स में तब आपको पढ़ा जाएगा। The CA Institute will soon approach National Financial Reporting Authority asking it to withdraw its recommendations for a regulatory impact assessment, that is RIA, of the proposed revisions in accounting 18 accounting standards, which has now got into controversy। मैं बोला ना आपको कुछ झगड़ा चल रहा है, कंट्रोवर्सी। ये 18 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स विथड्रॉल करने के लिए बोल रहा है या रिवाइज करने के लिए बोल रहा है। Institute of Chartered Accountants of India wants the 18 accounting standards to be revised for companies that are not required to follow Indian accounting standards। मतलब जिसको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करने का जरूरत नहीं है, इस तरह का कुछ पॉइंट्स लेके चर्चा चल रहा है। ये नॉट जस्ट इन बिजनेस लाइन, आप कोई भी न्यूज़ कंपनीज देख लो, बिजनेस स्टैंडर्ड्स में देख लो, यहाँ पर भी सेम टू सेम न्यूज़ आपको दिखेगा। मतलब इतना, ये कब का बात कर रहे हैं सर मैं? सर आज कौन सा डेट है? 7 अक्टूबर। ये न्यूज़ कब का है? 28 सितंबर।
मतलब आप समझ रहे हो सर, एकदम कच्चा कच्चा है, मतलब जस्ट रॉ न्यूज़ है, हाल ही में हुआ है, जस्ट फ्यू वीक्स भी नहीं, जस्ट 1 वीक बैक। ओके, standards are farms standards are for firms that are not required to follow Indian accounting standards. Most of these would be private with very small net worth to turnover or indebtedness according to NFRA. मतलब NFRA वर्सेस क्या चल रहा है, NFRA वर्सेस ICI चल रहा है। चलने तो अच्छा है, जो भी होगा कंट्री के अच्छे के लिए होना चाहिए। ICI भी कंट्री का डेवलपमेंट के लिए सोचते हैं, NFRA भी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए सोचते हैं। अल्टीमेटली दोनों का काम वही है, झगड़ा चलेगा, कंट्रोवर्सी चलेगा, बट अल्टीमेटली कुछ ना कुछ निकल के आ जाएगा। सर सुबह सुबह न्यूज़पेपर उठा के क्या चल रहा है, आप लोगों को कुछ समझ में आया कि मैंने सुबह सुबह न्यूज़पेपर उठा के क्यों बात कर रहा हूँ आप लोगों से? क्या रे, कुछ समझ में आ रहा है? अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो। नहीं समझ आया? अरे बोलो। यस सर। यस ना, मैंने कनेक्ट हो रहा है ना। तो बेसिकली हम लोगों को पढ़ना है सर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है। प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंट्स में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एक बहुत बड़ा एरिया रखता है। मतलब विदाउट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आप अकाउंट्स मेंटेन नहीं कर सकते सर। विदाउट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आप अकाउंट्स मेंटेन नहीं कर सकते। आपको एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ही अकाउंटेंसी मेंटेन करना होगा। मतलब वॉट एवर विद द ऑर्गेनाइजेशंस, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इज मस्ट, ये कॉन्सेप्ट नॉर्मली फॉलो होता है। लेकिन उससे पहले आपको ये तो जानना पड़ेगा सर, अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ इश्यूएंस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, grasp the objective or benefit of limitation of accounting standards, learn the process of formulations of accounting standards by the Council of the Institute of Chartered Accountants of India, and familiarize with the list of applicable accounting standards in India. सर क्या ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का जो पढ़ाई है सिर्फ सीए वाले को पढ़ना पड़ता है? अरे नहीं, कोई भी जो भी अकाउंटेंसी सीखते हैं वो सभी को, अकाउंट्स ही तो पूरा इंडिया का जो अकाउंटिंग सिस्टम है इसी को बनाने वाला है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। चाहे आप सीए करो या ना करो, अगर आप अकाउंट संभालते हो, अगर आप अकाउंट्स रिलेटेड कुछ भी करते हो इंडिया में, ठीक है, तो आपको सीए का ही हर चीज समझना पड़ेगा। एवरीथिंग इज बेसिकली रेगुलेटेड एंड ऑपरेटेड बाय चार्टर्ड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट, ठीक है। इससे ज़्यादा अकाउंट्स के बारे में पावर नॉलेज और किसी के पास नहीं है। हाँ, सीए में या फिर कॉस्ट अकाउंटेंट्स जो है उसको एक अलग पावर दिया गया है कॉस्टिंग का, ठीक है, बट वो भी अकाउंट्स के बारे में उनको भी अच्छे से नॉलेज लेना चाहिए होता है, ठीक है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि जो अकाउंट्स का जो ऑथोरिटी है, अकाउंट्स का जो कॉन्सेप्ट है, चाहे आप क्लास 11 में पढ़ो, 12 में पढ़ो, कॉलेज में पढ़ो, एमबीए करो, ठीक है, पीएचडी करो, जो करना है करो, बट ये एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन आईसीएआई। ये बात तो सर गांठ बांध लो, ठीक है। फ्रॉम दी वेरी बिगिनिंग, फ्रॉम क्लास 11 से आप जो अकाउंट, जो लोग 11-12 पढ़ चुके हो, क्लास 11 से आप लोग जब अकाउंटेंसी करना स्टार्ट करते हो ना, एवरीथिंग इज बेसिकली सेट अप बाई कौन? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के थ्रू से ही करता है। बिकॉज एमसीए का ही, एमसीए के अंडर जो है ना सर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, उसी के अंडर में ये सब एक्ट को मेंटेन किया जाता है। जानते हो आप लोग एमसीए क्या है? हमारे देश में जो बिजनेस चलता है, जो कॉर्पोरेट अफेयर्स चलता है, उस कॉर्पोरेट अफेयर्स को देखभाल करने के लिए एमसीए को बनाया गया है सर। एमसीए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। तो चलो मैं आपको 2 मिनट दिखाता हूँ mca.government.in। तो जैसे ही मैंने, देखो मोदी जी का इमेज से पता चल रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट का साइट है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ये क्या करता है सर? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में आपको डिफरेंट काइंड ऑफ इंडिया का जो बिजनेस सिस्टम है, जो कॉर्पोरेट एरियाज है, उसको रेगुलेट किया जाता है। क्या लिखा है देखो, रेगुलेटर, इंटीग्रेटर, फैसिलिटेटर, एडुकेटर, ये काम है इनका, कि देश का बिजनेस को डेवलप करने का काम बीड़ा उठाया है। बीड़ा समझते हो ना, रेस्पॉन्सिबिलिटीज, दायित्व, इनके पास दायित्व है कि ये पूरा भारत में बिजनेस को रेगुलेट करेगा, इंटीग्रेट करेगा। स्पेशली कंपनीज में ज़्यादा फोकस है इनका। ये देखो, ये यहाँ पर आपको एक चीज़ दिखने से आपको पता चल जाएगा कि एमसीए सर्विस एक्ट्स एंड रूल्स, ठीक है। मैं जैसे एक्ट्स एंड रूल्स में क्लिक किया, ये देखो आपको यहाँ पर दिखाई देगा एमसीए के अंदर क्या क्या रूल और एक्ट पढ़ा जाता है। मतलब पढ़ाया नहीं जाता, नॉट जस्ट एजुकेशन, मतलब इन्हीं के अंडर में चलता है। कंपनीज एक्ट, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट, ये सब लॉ में पढ़ा जाता है। जो बिजनेस लॉ का क्लास करते हो उनको पता है, ठीक है। लेकिन सर आप तो बता रहे थे चार्टर्ड वगैरह, ये देखो, मैं थोड़ा सा नीचे आऊँगा, ये दिखाई दे रहा है क्या? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट 1949, ठीक है। मैं और थोड़ा सा नीचे जाता हूँ, आपको और बाकी इंस्टीट्यूट भी दिखेगा।
इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट 1980, ठीक है। मैं और थोड़ा सा नीचे आता हूँ साइड में, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्किंग अकाउंटेंट्स एक्ट 1959। इससे एक चीज़ तो समझ में आ रहा है आपको कि ये जो भी अकाउंट्स हो, कॉस्टिंग हो, कंपनी सेक्रेटरीज हो, अल्टीमेटली सभी चीज़ें इसलिए बनाया गया है कि हमारे देश का जो कंपनीज है, हमारे देश में जो बिजनेस है, वो ऑपरेट एंड रेगुलेट हो सके अच्छे से, और उसका पूरा रेस्पॉन्सिबिलिटीज किसके हाथ में? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के हाथ में, ठीक है। तो आप ऑब्वियसली आप समझ सकते हो, सब चेयरमैन वगैरह सब निर्मला सीतारमण जी करेंटली हमारा फाइनेंस मिनिस्ट्री है, ठीक है। बाकी इनका चेयरमैन वगैरह आप लोग गूगल करोगे तो आपको और खबर मिलेगा, ठीक है। लेकिन चलो हम लोगों का फोकस एरिया आज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स डील विथ द इश्यूज ऑफ व्हाट? सर हम लोग जो अलग अलग इवेंट्स एंड ट्रांजैक्शन संभालते हैं, आप लोग जानते हो अकाउंट्स में हम लोग डिफरेंट इवेंट्स ढूंढते हैं। इवेंट्स मतलब क्या है, कोई बता सकते हो सर? इवेंट्स एंड ट्रांजैक्शंस का फर्क क्या है? जल्दी बोलो, जर्नल में सिखाया गया है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इवेंट्स एंड ट्रांजैक्शंस? बोलो ना, चुप मत रहना, बोलो। अरे बोलो, इवेंट्स और ट्रांजैक्शंस में क्या डिफरेंस है? हाँ सर। अच्छा, अगर मैं ऐसा बोलता हूँ कि विश्वजीत स्टार्टेड बिजनेस या सेटअप ए बिजनेस, ठीक है, स्टार्टेड बिजनेस या फिर सेटअप ए बिजनेस, ये क्या है सर? विश्वजीत सेटअप ए बिजनेस, सेटअप ए इंडस्ट्री। सर विश्वजीत एक इंडस्ट्री सेटअप कर रहा है, तो ये इवेंट है कि ट्रांजैक्शन सर? सही इवेंट है। थैंक यू सर, दिस इज एन इवेंट। अब इस इवेंट पे विश्वजीत को अगर सेटअप करना है तो विश्वजीत को कैपिटल लाना है, बिजनेस में अलग अलग ट्रांजैक्शंस करना है। जैसे अगर ऐसा हो जाता, विश्वजीत स्टार्टेड बिजनेस विथ, आप लोग जर्नल करते हो ना, विश्वजीत स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, से फॉर एग्जांपल 1 करोड़। सर ये इवेंट है कि ट्रांजैक्शन है? ट्रांजैक्शन है ना। ये बेसिक लेवल में बात किया मैंने आपको, ठीक है। ऐसे बिजनेस में कितना कॉम्प्लेक्स और सिंपल मैटर्स में डिस्कस होता होगा, तो ये आइडेंटिफाई करना कि किसको इवेंट बोलेंगे और किसको ट्रांजैक्शंस बोलेंगे, ये आइडेंटिफाई करना किसका काम है? ये आइडेंटिफाई करना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का ही एरिया है। समझ रहे हो ना सर? ये किसको इवेंट्स बोलेंगे और यस सर। किसको ट्रांजैक्शंस बोलेंगे, ये सब देखना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का काम है, ठीक है। मेजरमेंट्स ऑफ ट्रांजैक्शन, अब मेजरमेंट्स करेंगे उसको, ठीक है। पहले रिकॉग्नाइज कर दिए, फिर मेजर करेंगे, फिर प्रेजेंटेशन ऑफ ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट, एंड फिर डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। डिस्क्लोज करना होगा। बिजनेस में बहुत बड़ा बड़ा बात होता है सर, जिसका डिस्क्लोजर नहीं होता है ना, तो करप्शन हो जाता है, हजार हजार करोड़ का करप्शन हो जाता है सर। कि कहाँ से आया, कहाँ किस चीज़ का इनकम, कहाँ से इनकम किए हो। एक सिंपल बात करते हैं, जैसे मानो आपके पास एक लैंड है, मन्नन तेरे पास कुछ ज़मीन है, ठीक है। तेरे कॉन्टाई में कोई ज़मीन है, आगरा में, एग्रा में, ठीक है, आगरा नहीं एग्रा, सॉरी तेरे एग्रा कांती एरिया में तेरा कुछ ज़मीन है, ठीक है। तो अपना ज़मीन सेल किया, तो लैंड सेल करके तेरे को कुछ पैसा मिला, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? यस सर। मिलेगा ना। तो तेरे पास कुछ अर्निंग हुआ, तो ये जो तेरा लैंड है, ये लैंड तू सेल करने का सोच रहा है या सेल किया है, ये एक इवेंट है ना। लैंड सेल का एक क्या हुआ, एक इवेंट हुआ। हाँ सर। लेकिन उस इवेंट के बाद तेरे को अर्निंग हुआ, मतलब तेरे पास पैसा आया, है ना। तो इसको, अगर तेरा शहर का ज़मीन है तो वो कैपिटल गेन है, अगर तेरा ज़मीन जो है ना वो अगर टाउन में है तो कैपिटल गेन, लेकिन अगर गांव में है तो फिर नॉट कैपिटल गेन। ये सब चीज़ें इनकम टैक्स में सिखाया जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ, कहने का मतलब ये है कि ज़मीन जो है, ये लैंड जो है, ये लैंड सेल करना, गांव का ज़मीन है तो उसका एक अलग बात, शहर का ज़मीन है तो उसका अलग बात। तो अकाउंट्स में भी इसको देखना पड़ता है कि रिकॉग्निशन करना पड़ेगा कि भाई आप कहाँ से इनकम कर रहे हो। सपोज मानो तुमने क्या किया, अचानक से तुमने बैंक अकाउंट में कुछ पैसा जमा कर दिया, तुमने बैंक अकाउंट में कुछ पैसा जमा कर दिया, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि ये पैसा क्या है। तो बहुत बार ऐसे होता है ना कि लोगों के पास पैसा आ जाता है बट उस पैसे का सोर्स का पता नहीं चलता।
पैसा कहाँ से आया, सोर्स बताओ, डिस्क्लोज करो अपने डिटेल्स, ठीक है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स रहेगा, आपको मैं धीरे धीरे और चीज़ें आगे आगे बता पाऊंगा। मैं बस अभी इतना बताना चाह रहा हूँ सर कि अगर आपको पता है हर चीज़ का, जैसे अगर आप रिकॉग्नाइज करते हो, मेजर करते हो, प्रेजेंटेशन करते हो प्रॉपरली एंड डिस्क्लोज करते हो प्रॉपरली, तो आपका अकाउंट जो है ना सर वो एकदम पक्का पक्का सेटअप होगा। लेकिन अगर अकाउंटिंग प्रॉपरली नहीं बन पा रहा है, इसका मतलब आपका स्टैंडर्ड्स में कुछ गड़बड़ है, ठीक है। जैसे ये देखो, फॉर्मुलेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कैसे फॉर्मुलेट करते हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरिया, कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ स्टडी ग्रुप, किसका प्रॉब्लम है, देखो, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरिया, कंस्टिट्यूशन ऑफ स्टडी ग्रुप, प्रिपरेशन ऑफ ड्राफ्ट एंड इट्स सर्कुलेशन, ascertainment of views of different bodies on draft क्या है, I will discuss sir, finalization of exposure draft, comments received on exposure draft, ठीक है। ये ड्राफ्ट क्या है, किस चीज़ का ड्राफ्ट के बारे में बात चल रहा है, ये आपको मुझे समझाना पड़ेगा सर, ठीक है। एक्चुअली ये स्टैंडर्ड्स बनाना पड़ता है ना सर, ये स्टैंडर्ड्स बिल्ड करना पड़ता है। उसके बाद ये ड्राफ्टिंग मतलब जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है, उनका जो मेंबर्स है, उनका जो बॉडी है, वो क्या करेगा, एक ये सब ड्राफ्ट करेगा, बोलेगा कि भाई ये स्टैंडर्ड सही रहेगा, इस तरह से स्टैंडर्ड मेंटेन करना चाहिए। उसके बाद आपके सामने कमेंट्स रिसीव ऑन एक्सपोजर ड्राफ्ट, फिर मॉडिफिकेशन करना है तो वो, और उसके बाद वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स मार्केट में इशू हो जाता है। और एक बार इशू हो जाए तो फिर इंडस्ट्री, कंपनी सबको वही फॉलो करना पड़ता है, इंडस्ट्री, कंपनी सबको वही फॉलो करना पड़ता है, बिजनेस, ठीक है। एक बार इशू हो जाए तो उसी को फॉलो करना होगा। लेकिन हाँ, अगर कभी भी कुछ चीज़ें गड़बड़ लगता है तो उसमें चेंजेस का भी आवाज़ उठ सकता है। जैसे NFRA अभी बोल रहा है ना 18 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को चेंज करने के लिए, बिकॉज बिजनेस को कुछ प्रॉब्लम हो रहा है या फिर गवर्नमेंट को लग रहा है कि मैंडेटरी नहीं है। तो सर थोड़ा सा स्टोरी देखते हैं, थोड़ा स्टोरी देखते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का इंट्रोडक्शन थोड़ा समझते हैं, बैकग्राउंड सेटअप करते हैं, थोड़ा सा आराम से चैन से समझो, चैन से समझो सर, शांति, चैन समझते हो ना, शांति से। अकाउंटिंग एज ए लैंग्वेज ऑफ बिजनेस कम्युनिकेट्स द फाइनेंशियल रिजल्ट्स ऑफ एन एंटरप्राइज। अकाउंट्स क्या करते हैं, अकाउंट्स का एक्चुअल काम क्या है, फाइनेंशियल रिजल्ट्स हमारे सामने रखना, ये सुनो। जैसे मैं आप लोगों को अदानी के बारे में क्लास में बहुत बार बात करता हूँ, है ना, ये अदानी का क्या है, एनुअल रिपोर्ट है। मैं इस एनुअल रिपोर्ट के अंदर, ऐसे अदानी छोड़ के और भी है, अदानी जल्दी मुझे मिल जाता है कंप्यूटर में, इसलिए मैं अदानी ले लेता हूँ। ये अदानी का जो रिपोर्ट है, ये अदानी का एनुअल रिपोर्ट है। इसके अंदर आपको इसका फाइनेंशियल रिपोर्ट भी मिलेगा। एवरी ईयर, एवरी क्वार्टर कंपनी को अपना रिपोर्ट सबमिट करना पड़ता है। फाइनेंशियल रिपोर्ट तो हर क्वार्टर में, और एनुअल रिपोर्ट तो साल में एक बार देना ही पड़ता है। जैसे ये 2020-21 मतलब 31 मार्च 2021 तक का कंपनी का एनुअल रिपोर्ट है ये, 2020 से 21 का। और एवरी क्वार्टर, ठीक है, कंपनी को अपना फाइनेंशियल रिजल्ट डिक्लेयर करना पड़ता है। मैंडेटरी है सर, कंपनी के केस में मैंडेटरी है। तो चलो मैं आपको एक बार लेके चलता हूँ कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। ऐसे आप कंपनी का जो इंडेक्स है, यहाँ पर भी आप एनुअल रिपोर्ट में देख सकते हो। ये देखो सर, एक एरिया है, क्या लिखा है सर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दिखा है ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसके ऊपर क्या है, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट, कुछ जरूरी रिपोर्ट, ठीक है। ये सभी चीज़ें आप लोग अकाउंट्स, कंपनी लॉ, टैक्सेशन, सब जैसे जैसे समझते जाओगे ना, आपको ये सब चीज़ें भी सारा समझते जाएगा, ठीक है। जो लोग इंटरमीडिएट करते हैं या स्टॉक मार्केट की पढ़ाई करते हैं, उनको पढ़ाया जाता है, फाइनल लेवल में पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो आपको मैं जस्ट एक बार शो करता हूँ कि ये जो अदानी का एनुअल रिपोर्ट बना है, इस एनुअल रिपोर्ट में भी जो अकाउंट्स बना है, उसके ऊपर भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का एक बहुत बड़ा रोल प्ले है, ठीक है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का एक बहुत बड़ा रोल प्ले है। मैं आपको एक बार दिखाता हूँ, अगर मुझे कुछ चीज़ें दिख, जैसे बहुत बड़ा रिपोर्ट है, ढूंढने में टाइम लग जाता है, बट फिर भी आई विल ट्राई सर कि अगर मुझे कुछ एरिया नज़र आ जाए तो मैं भी आपको अभी दिखा सकता हूँ, अदरवाइज बाद में दिखा दूंगा। कौन सा मैं भागा जा रहा हूँ और कौन सा आप भागे जा रहे हो। ये इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट है, ये ऑडिटर का रिपोर्ट है। ऑडिटर जब मतलब प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड, जो एज एन ऑडिटर कंपनी में ऑडिट करने जाता है, उसको भी देखना पड़ता है कि कंपनी अपना सारा का सारा जो स्टैंडर्ड्स है वो मेंटेन किया कि नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है सर
कि वो स्टैंडर्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स वगैरह प्रॉपरली मेंटेन किया है कि नहीं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पर वो लिखता है, ये देखो आप ध्यान से देखो सर, यहाँ पर ऑडिटर अपना ओपिनियन दे रहा है, ऑडिटर अपना ओपिनियन दे रहा है, ठीक है, सब कुछ चेक करने के बाद। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है, पीएल और क्या बोलो, बैलेंस शीट और कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो, ठीक है, ये तीनों मेनली होता है कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सभी चीज़ें चेक करेगा, चेक करके वो रिपोर्ट सबमिट करेगा, किसके पास, कंपनी के पास, और इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया मांगेगा तो उसके पास, और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्प, और बाकी ये रिपोर्ट जो है पूरा अपने वेबसाइट में सबमिट करना होता है। ऑडिटर्स रिपोर्ट पूरा दुनिया देखेगा, ऑडिटर्स का रिपोर्ट पूरा दुनिया देखेगा, बिकॉज कंपनी सही तरह से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसको देखभाल करने के लिए ऑडिटर्स ऑडिटिंग वगैरह होता है। ऑडिट का मतलब होता है चेक करना। कहने का मतलब बड़ा सिंपल है, ये देखो किसको सबमिट कर रहे हैं, टू दी मेंबर्स ऑफ अदानी पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ये कंपनी बहुत ही फेमस कंपनी है, बहुत रिच कंपनी है सर, गौतम अदानी का कंपनी है। तो ऑडिटर इसका मोस्ट प्रोबेबली डेलॉयट है। तो रिपोर्ट ऑन द ऑडिट ऑफ द क्या लिख रहा है सर, वी हैव ऑडिटेड द अकम्पनिंग स्टैंडअलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द अदानी पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन। मैं आपका स्टैंडर्ड्स का यूज बताना चाहता हूँ। यहाँ पर देखो क्या लिखता है, विच कंप्राइज द बैलेंस शीट एज एट 31 March 2021 and the statement of PL including other comprehensive income, the statement of cash flow and the statement of changes in equity, मतलब कैपिटल में चेंजेस, ये सब चीजें। मैं थोड़ा सा स्क्रॉल करता हूँ, आपको देखो एक बात दिखाई देगा यहाँ पर क्या दिखता है, इन आवर ओपिनियन and to the best of our information and according to the explanation given to us, the aforesaid standalone financial statements give the information required to the Companies Act 2013 in the manner so required and give a true and fair view in conformity with an Indian accounting standards prescribed under section 133 of the Act, read with the Companies Indian Accounting Standards Rules 2015 as amended in AS, जो recently आया है 2015 से, IND AS भी मेंटेन किया गया है, एंड अदर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जनरली एक्सेप्टेड इन इंडिया ऑफ द स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑफ द कंपनी एज एट 31 March 2021 एंड इट्स प्रॉफिट, टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, इट्स कैश फ्लोज एंड द चेंज इन इक्विटी फॉर द ईयर एंडेड ऑन दैट डेट, एवरीथिंग इज ओके। तभी जाके ये रिपोर्ट जो है सबमिट किया गया है, बिकॉज रिपोर्ट ओके है। लेकिन सर क्या आपने देखा कि ये बताते बताते ऑडिटर्स जो है कंपनी का, वो क्या बता रहा है कि हमने सभी चीजें चेक किया और सारा चेकिंग का पैरामीटर क्या था। अरे ऑडिटर अपने रिपोर्ट में चेकिंग के लिए पैरामीटर क्या लगा रहा है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। क्या आप लोगों को दिखाई दे रहा है? यस, ठीक है, बस इस तरह से मैटर को समझो तो आपको समझ में आएगा कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्यों पढ़ना है, किस लिए पढ़ना है। ठीक है, ये देखो इसका ऑडिट मैटर्स पूरा दिया हुआ है। ये सब आप लोगों को जैसे जैसे आप लोग अकाउंट्स में मास्टर्स ही बना, मतलब अपना मास्टरी ले लोगे ना, अकाउंट्स, ऑडिट, कंपनी लॉ, सब कुछ जैसे पढ़ लोगे आपको समझ में आ जाएगा। कौन है इसका ऑडिटर? बिग फोर, डेलॉयट, हास्किन्स एंड सेल्स LLP। ठीक है, कौन है पार्टनर? कार्तिकेय रावल, ये कंपनी का CA है। ठीक है, मतलब जो डेलॉयट के बिहाफ में इस कंपनी का ऑडिट किया है। आप लोग भी ऐसे ही कुछ बनोगे तो एकदम मज़ा आ जाएगा। बिग फोर में डेलॉयट आता है, PwC आता है, KPMG आता है, आप लोग जानते हो। ठीक है, तो दीज आर द फैक्ट्स जिसके बेसिस में एवरीथिंग बिल्डअप होता है। तो ये था ऑडिट मैटर्स। इसके नीचे आपको कंपनी का और डिटेल्स, जैसे कि मानो ये एनेक्सेस में ऑडिट रिपोर्ट, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, बहुत सारी चीज़ें होते हैं जो मैं अभी आपको सारा का सारा आई थिंक बोल नहीं पाऊंगा, जो आप लोगों को धीरे धीरे समझ में आएगा। ये देखो ये कंपनी का क्या है, बैलेंस शीट बना है। ठीक है, बैलेंस शीट है, इसके नीचे आपको PL दिख जाएगा, स्टेटमेंट ऑफ PL। ठीक है, इसके नीचे आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट दिखाई दे देगा। तो हर चीज़ इंपॉर्टेंट है। ये जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बिल्डअप होगा, इस स्टेटमेंट्स के पीछे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स मेंटेन होना, कंपनी अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स मेंटेन होना, ये सब ज़रूरी है, ये सभी चीज़ें ज़रूरी है। ये देखो क्या लिखा है, ये देखो यहाँ पर क्या लिखा है, देखो द स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज हैज बीन प्रिपेयर्ड अंडर द इंडायरेक्ट मेथड एज सेट आउट इन IND AS 7। क्या लिखा है? ये जो कैश फ्लो स्टेटमेंट मेंटेन हुआ है, ये बना है सर IND AS 7 के हिसाब से। IND AS क्या है? ये नया आया है 2015 के हिसाब से, एक न्यू रूल्स आया है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में, जिसको नाम दिया गया है IND AS। इसके बारे में भी चर्चा होगा, आप लोगों को उसका भी इंट्रोडक्टरी लेवल पढ़ाया जाएगा। ठीक है, ये देखो ये आप लोगों को मैं आज क्या पढ़ा रहा हूँ, नॉर्मल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बता रहा हूँ।
फिर आप लोगों को मैं इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में भी बताऊंगा, जिसको इंड एएस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इंड एएस, इसके पूरा लिस्ट है। ठीक है, इसका पूरा लिस्ट है। कहाँ चला गया, ये देखो, लिस्ट ऑफ इंड एएस। ठीक है, जिसमें अभी मैं आपको क्या बोला, 7। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो दिख रहा है, देखो, ये देखो, दिखाई दे रहा है क्या जो मैं आप लोगों को शो किया, Yes, sir. है ना? तो ये जो कैश फ्लो स्टेटमेंट बना है इस कंपनी का, किसके हिसाब से बना है? इंड एएस 7 के हिसाब से। इंड एएस 7 के हिसाब से कंपनी वो बता भी रहा है ना, कंपनी वो बोल भी रहा है, द स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज हैज बीन प्रिपेयर्ड अंडर द इंडिरेक्ट मेथड एज सेट आउट इन द एएस 7। मतलब जो मेथड मैंने यूज किया वो इंड एएस 7 में बोला गया है। ऑन स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज नोटिफाइड under section 133 of the Companies Act 2013, read together with paragraph 7 of the Companies Indian Accounting Standards Rules 2005-15 as amended. साथ में ये भी बोल रहा है, disclosure with regard to changes in liabilities arising from financing activities as set out in Ind AS 7, statement of cash flows is prepared under note 15 subsection C. मतलब आप जो भी करोगे सबके बारे में कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं बोला हुआ है। ठीक है, अकाउंट्स में, तभी जाके आपका स्टेटमेंट बनेगा, तभी जाके आप पीएल बनाओगे, तभी जाके आप कैश फ्लो बनाओगे। बाकी पूरा लिस्ट है, आपका हिसाब करने का तरीका आपको बताया गया है, आपको वो तरीका अपनाना पड़ेगा, तभी जाके वो रिपोर्ट आप सबमिट करने लायक बनोगे। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया ये कैश फ्लो वाला एग्जांपल देख के कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का काम क्या है। Yes, sir. है ना? यस सर। ठीक है, मन में कोई दुविधा नहीं होना चाहिए। एक चीज बोला, अगर एक चीज समझ में आ जाए ना, हजारों चीज भी समझ में आ सकता है। बट वही बोलते हैं ना सर, हजारों सीढ़ी चढ़ने के लिए पहला सीढ़ी चढ़ना जरूरी है। आप सोचते हो कि आपको 1000 स्टेयर्स लेना है, आपको माउंटेन चढ़ना है। अरे भाई, माउंटेन तो चढ़ लोगे, एवरेस्ट भी चढ़ लोगे, बट स्टार्टिंग स्टेप्स तो लेना पड़ेगा ना। तो स्टार्टिंग स्टेप्स ले लिया, तो ये था स्टार्टिंग स्टेप्स। So, accounting as a language of business communicate the financial results of an enterprise to various stakeholders by means of financial statements. If the financial accounting process is not properly regulated and there is possibility of financial statements being misleading, statement misleading हो जाएगा, सब गलत चीजें आ जाएगा, and tendentious and providing a distorted picture of the business के बारे में गलत सलत चीजें हो जाएगा। ऐसा होता है सर, बहुत सारे कंपनीज ऐसे करता है, ऐसे किया भी है। कंपनी अपना पिक्चर्स को डिस्टॉर्टेड कर देता है अपने फायदे के लिए। कंपनी तो कर लेगा, ऑडिटर पैसा खा लेता है बहुत बार, ऐसा किया है। ये एनएफआरए इतना पीछे क्यों पड़ा है जानते हो? एनएफआरए, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, जो 2018 में बनाया गया है, एनएफआरए इतना पीछे क्यों पड़ा हुआ है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के पीछे? बिकॉज कुछ साल पहले एक कंपनी था सत्यम कंप्यूटर्स, नाम सुने आप लोग? हाँ, सत्यम कंप्यूटर्स का नाम सुने हो क्या कभी भी? ये अभी तो महिंद्रा सत्यम, मतलब टेक महिंद्रा, जो टेक मतलब क्या बोलते हैं, आईटी कंपनी है, उसने बाई कर लिया इसको। बट इसका एक स्कैंडल हो गया था, सत्यम स्कैंडल के नाम से जाना जाता है सर। ये देखो क्या लिखा है, सत्यम स्कैंडल। स्कैंडल बन गया था। क्या स्कैंडल था? वही अकाउंट्स एंड ऑडिट में प्रॉब्लम। इसका जो ओनर था, चेयरमैन ऑफ सत्यम, 2009 का केस है, रामालिंगम राजू, ठीक है, कन्फेसिंग दैट हैड मैनिपुलेटेड द अकाउंट्स ऑफ ₹14,000 करोड़ का अकाउंट्स में मैनिपुलेशन किया था। अकाउंट्स में कितने का मैनिपुलेशन किया था सर? 14,000 करोड़ ऑलमोस्ट। मतलब जिसका हिसाब आ जाता है आपका 14,000 करोड़, मतलब समझ सकते हो क्या, $3 billion at that time. In several forms, the global corporate community was said to be shocked and scandalized. In February 2009, the CBI took over the case and filed 3 partial charge sheets, 7th April 2019, 9 and 24th November 2009 and 7th January 2010. सर ये सब क्यों बता रहे हो? अरे तभी तो आपको समझ में आएगा कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स मेंटेन ना करने से क्या होता है। All charges arising from the discovery phase were later merged in single large charge sheet. फिर 10th अप्रैल 2015 में रामालिंगम राजू कन्विक्टेड विथ 10 अदर मेंबर्स। उसमें कुछ सीए मतलब सीए का मेंबर्स भी थे, जो पीडब्ल्यूसी ऑडिटर था, पीडब्ल्यूसी का जो ऑडिटर्स वहां पर गया था उनको भी होगा। ये देखो लिखा है, रोल ऑफ ऑडिटर्स, प्राइस वाटर हाउस कूपर्स, पीडब्ल्यूसी बिग 4 फार्म में से एक है वर्ल्ड का, इंटरनेशनल चार्टर्ड फार्म है सब, इंटरनेशनल ऑडिट फार्म, चार्टर्ड फार्म, अकाउंट्स फार्म, जो बोलो। जैसे डेलॉयट है, केपीएमजी है, पीडब्ल्यूसी है, ईएनवाई है,
इनमें से एक है PwC, प्राइस वाटर हाउस कूपर्स। इंडिया में अच्छा खासा इनका बिजनेस चलता है, आप लोग भी यहाँ पर जॉब के लिए ज़रूर सोच सकते हो। तो ये PwC का जो मेंबर्स थे, मतलब जो इंडियन चार्टर्ड थे, इंडिया में ऑडिट करेगा, इंडियन चार्टर्ड होना पड़ेगा, बाहर का चार्टर्ड थोड़ी ना कर सकता है। PwC offers affiliate server independent auditors of Satyam Computer Service. When the report of scandal in the accounts books of Satyam Computer Service broke, the Indian arm of PwC was fined 6 million by ACC, मतलब Security Exchange Commissions, for not following the code of conduct and auditing standards in the performance of its duties relating to auditing of accounts of Satyam Computers. उनको पता था ना, ऑडिटर को सब पता होता है, मतलब दाल में कुछ काला है। ऑडिटर को जब अकाउंट्स चेक करने का मौका मिला था तब उसको पता होना चाहिए था अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो हुआ कि नहीं हुआ है, और जब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो होगा तो ऑटोमेटिकली सब चीज़ें सही बनेगा। तो ये जो 15,000 करोड़ का इसने स्कैंडल कर दिया था, ये तो स्कैंडल तो ऑडिटर को पता था, तो ऑडिटर के पास पावर है, फिर भी ऑडिटर ने पकड़ा नहीं। या फिर या तो आपको चेक करना नहीं आता, लेकिन सर PwC का ऑडिटर है, इतना नॉलेजेबल होगा, कोई आम ऑडिटर नहीं है, वर्ल्ड का टॉप बिग 4 इंटरनेशनल फर्म है। यूएस का जो लिस्ट बनता है ना, मतलब इंटरनेशनल जो बिजनेस लिस्ट बनता है, उनमें से PwC, डेलॉयट वगैरह, मतलब टॉप ब्रांड में से एक है, फाइनेंशियल ब्रांड में से एक है वर्ल्ड का। तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर ऑडिटर काम कर रहे हैं, तो वो ऑडिटर कोई नॉर्मल ऑडिटर नहीं होगा, नॉलेज के हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब कुछ तो उन्होंने गड़बड़ किया, सेटिंग किया। उसके बाद सर ये देखो, उसके बाद सेबी आ गया, सेबी का तो काम था ही। सेबी बैरेड प्राइस वाटर हाउस फॉर ऑडिटिंग एनी लिस्टेड कंपनी इन इंडिया फॉर 2 years, 2 साल के लिए PwC को बैन कर दिया था इंडिया में ऑडिट करने से, saying that the firm was complicit with main preparators of the Satyam fraud and did not comply with auditing standards. SEBI also ordered disgorgement of 13 crore wrongful gains from the firm, 13 करोड़ का wrongful gain किया था, and 2 partners. PwC announced their intent to get a stay order. उसके बाद जेल भी हुआ था, जितना चार्टर्ड अकाउंटेंट थे सबको जेल में भेजा गया था, और मतलब जो भी उनका ऑडिटर थे एज ए चार्टर्ड, और सत्यम का जो ओनर है उनको भी जेल चल रहा है, अभी भी चल रहा है। ये पूरा डिटेल्स यहाँ पर है, आप चाहो तो गो थ्रू कर सकते हो। तो इस तरह का बहुत सारे केसेस होता रहता है सर, उसमें सत्यम स्कैंडल बहुत बड़ा स्कैंडल है रिसेंट ट्रेंड में इंडिया का, जो फाइनेंशियल स्कैंडल है, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हो, ये देखो, एक सेकेंड, कहाँ चला गया। On 10th January 2009, the company law board decided to bar the current board Satyam from functioning of and appoint 10 nominal directors. The current board has failed to do, and यहाँ पर देखो क्या लिखा है, said corporate affairs minister Premchand Gupta on that time, chartered account regulator ICI issued so cause notice to Satyam auditor PwC on the accounts fudging, ठीक है। ICI president on that time जो थे, we have asked PwC to reply within 21 days। मतलब समझ रहे हो सर क्या क्या खेल हो जाता है। हाँ, कोई 100-200 टका नहीं, 1 लाख 2 लाख भी नहीं, हाँ सर 15,000 करोड़ का स्कैंडल बन जाता है। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। दिस इज नॉट जस्ट ए थ्योरी, प्लीज। ये कॉमन स्टूडेंट की तरह ना ऐसा एकदम माइंड सेटअप मत बनाइएगा, सर थ्योरी चैप्टर है कर लेंगे, अरे भाड़ में जाए थ्योरी चैप्टर। थ्योरी चैप्टर क्या होता है, हाँ ये मुझे समझ में नहीं आता, मैं स्टूडेंट को समझा के थक जाता हूँ कि सर अकाउंट्स का थ्योरी है, ये प्रैक्टिकल है, इसमें मेरे को आता है, मेरे को सब कुछ आ गया, मैं थ्योरी समझ में नहीं आता। कोई बोलता है उतना बोरिंग लगता है, अरे बेकार में जाए आपका बोरिंग का सोच। आपको बोर लगे ना लगे फर्क नहीं पड़ता, यूज तो समझो। आपको यूज समझ में आ जाए, हर चीज में जान आ जाएगा, हर चीज में प्रैक्टिकलिटी नजर आएगा। हाँ, कुछ चीजें स्टोरी टाइप में लिखा हुआ होता है, इसका मतलब ये थोड़ी ना होता है कि वो प्रैक्टिकल नहीं है। हाँ, कुछ चीजें स्टोरी टाइप में, मतलब बेसिकली लाइन बाय लाइन टेक्स्ट में होता है, तो क्या उसका मतलब वो प्रैक्टिकल नहीं है। इसमें जो लिखा हुआ है इसी को फॉलो करना पड़ता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को, तब जाके हम लोग अकाउंट्स कर पाते हैं, तभी जाके उसके हिसाब से अकाउंट्स मेंटेन किया जाता है। तो इस तरह का जो आइडिया मन में है ना, प्लीज बाहर निकाल के फेंक दो। ये सब ना वो कुछ टिपिकल टाइप ऑफ सोच है, थ्योरी प्रैक्टिकल वाला, एकदम दिमाग से। कॉन्सेप्ट है सर, कॉन्सेप्ट। ओके, देखो आगे देखो। Accounting standards are written policy document issued by the experts accounting body or by the government or other regulatory body covering the aspects of recognition, measurement, presentation and disclosure of accounting transactions and events in the financial statements.
The ostensible purpose of the standard setting bodies is to promote the disseminations of timely and useful financial information. ऐसे इंफॉर्मेशन दो जो यूजफुल हो, किसके लिए? इन्वेस्टर्स के लिए, सर्टेन अदर पार्टीज, क्रेडिटर्स वगैरह के लिए, जो भी कंपनी के प्रति ऑब्लिगेटेड है, जिसका कंपनी के साथ कनेक्शन है, जिसका कंपनी के साथ इंटरेस्टेड है, ठीक है। कंपनी का डिटेल्स ऐसे मानो सत्यम कंप्यूटर्स जो है वो स्टॉक मार्केट लिस्टेड कंपनीज हुआ करता था, तो अगर सत्यम कंप्यूटर्स जैसे कंपनी मार्केट में स्कैंडल करेगा तो फिर इन्वेस्टर का पैसा का क्या होगा? हाँ, हम लोग इतने भरोसे से कंपनी में पैसे डालते हैं और आप यहाँ पर स्कैंडल करते घूमोगे क्या? जैसे रिसेंट ट्रेंड में आईसीआईसीआई बैंक ने एक ऐसा कांड किया, पता है आप लोगों को? आईसीआईसीआई बैंक ने भी ऐसे एक प्रॉब्लम किया। सर आप लोग चंदा कोचर जी को जानते हो? बहुत प्राउड फीलिंग वाला बात है, ये एक वोमेन एम्पावरमेंट के हिसाब से एक इतने बड़े बैंक में जैसे अरुंधति भट्टाचार्य फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को बहुत अच्छे से मैनेज किया था, वैसे ही चंदा कोचर जी भी आईसीआईसीआई बैंक के लिए भी बहुत अच्छा काम किया था। बट सर इन्होंने रिसेंटली एक ऐसा काम किया जो चंदा कोचर जी का एक बहुत बड़ा, मतलब क्या बताओ सर, बोलने में मतलब जो रियलिटी है आपको समझना पड़ेगा, है ना। इन्होंने अभी भी केस चल रहा है, ये अभी बेल में है, इनका चेयरमैनशिप भी चला गया, अभी आईसीआईसीआई में नहीं है, ठीक है। आप देख सकते हो ये कहाँ से क्या पढ़ाई किया है, क्या पढ़ाई किया है, देख रहे हो क्या? इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, दिखाई दिया क्या? मतलब सीए में किया है सर। यस सर। ठीक है, अब आगे ये मत पूछना कि सीए करना अच्छा है कि सीए में करना अच्छा है। क्या सीए करके बैंक का चेयरमैन बन सकते हो? सीए में करके भी बैंक का चेयरमैन बन सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। डोंट आस्क दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस कि विच इज बेटर, डोंट कंपेयर, जो करना है करो, जो करना है करो, और कोई पूछे तो बोलो कि जो करना है करो, ठीक है। हर चीज में लाइन है, हर चीज में लाइफ है। सीए, बहुत लोग पूछते रहते हैं सर सीए अच्छा है कि सीए में अच्छा है, सीए अच्छा है कि सीएस अच्छा है। अरे दिमाग खराब करने वाला, सभी अच्छा है, सभी कर दो, ठीक है, लेकिन कोई भी एक चीज अच्छे से करोगे जिंदगी बन जाता है सर। लेकिन चंदा कोचर जी ने जो गलती किया उसका माफी नहीं सर, मतलब अगर वो प्रूव हो जाता है तो सीरियसली, अभी एलिगेशन लगा है, अभी भी केस पेंडिंग है, बट बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है, ऑलमोस्ट 1200 करोड़ का फ्रॉड है। इनके हस्बैंड दीपक कोचर जी, वीडियोकॉन ग्रुप में अच्छा खासा शेयर होल्डिंग है इनका। किसका? इनका हस्बैंड का। कोचर allegedly favored Videocon Group in lending practices. ICICI Bank said it has decided to institute an independent inquiry into the allegation. On 29 March 2019, the Indian Express first reported that Videocon Group promoter Venugopal Dhut provided crores of rupees allegedly to New Power Renewable Private Limited, a firm he had set up with Chanda Kocher's husband Deepak Kocher and two relatives 6 months after the Videocon Group 3200, sorry 1200 crore नहीं sir, 3250 crore as loan from ICICI Bank. ये जो 3250 करोड़ का लोन आईसीआईसीआई बैंक ने वीडियोकॉन ग्रुप को ट्रांसफर किया था, क्या ये चंदा कोचर जी का अपना पैसा है? अरे, और आपने जो वीडियोकॉन ग्रुप को लोन दिया था, आपने जो वीडियोकॉन ग्रुप को लोन दिया था, क्या ये लोन वीडियोकॉन ग्रुप का, इसलिए इस लोन को लेके इतना चर्चा चला है बिकॉज वीडियोकॉन ग्रुप का फाइनेंशियल कंडीशंस ऐसा नहीं है कि उसको 3000 करोड़ का लोन दिया जाए। मतलब बेसिकली ये मैनिपुलेटिव प्रैक्टिस है, अपनी पावर का मिसयूज है, ठीक है। तो ये गलती उन्होंने कर बैठा, और वीडियोकॉन ग्रुप का बिजनेस का फेलियरिटी पूरा दिख रहा है। अभी वीडियोकॉन का कोई भी प्रोडक्ट आपको दिखता है मार्केट में? अरे, वीडियोकॉन में कुछ भी चीजें दिखता है आजकल? नहीं दिखता है, बिकॉज कंपनी फेलियर सिचुएशंस में है, उसका फाइनेंशियल रिपोर्ट चेक करने से पता चलता है। तो जो जिसका बिजनेस का फाइनेंशियल मतलब सिस्टम ही पूरा गलत है, अब ऐसे बिजनेस को इतना लोन कैसे प्रोवाइड कर सकते हो? तो ये एलिगेशन लग गया इन पे। अब इसके कारण ये पूरा अभी तो जेल में है, अभी बेल में आया है, इसको कुछ बेल मिला है, ठीक है। और अभी ये भी बोला गया है कि अभी आप इंडिया छोड़ के नहीं जा सकते, अभी इंडिया छोड़ के नहीं जा सकता, बेल में है, जेल में भी था कुछ दिन। सर बड़ा पावर आपको आता है, बट पावर का मिसयूज नहीं करना चाहिए, कोई नहीं छोड़ पाएगा सर। मतलब हम लोग को लगता है कि शायद हम निकल जाएंगे इस गली से, बट ये सब गलती ना ही करे तो अच्छा है। पावर का मिसयूज करना एकदम अच्छी बात नहीं है। हाँ, अभी भी केस पूरा प्रूव नहीं हुआ है, मैं अभी भी दिल से चाहता हूँ कि प्रूफ, मतलब इनको क्लीन चिट मिल जाए, बट फिर भी ये तो देखा गया है ना कि इनके, ये तो प्रूव है कि भाई वीडियोकॉन को 3250 करोड़ गया है, और आप बैंक का हेड थे, आईसीआईसीआई का पूरा बैंक का हेड थे ऑल ओवर इंडिया का। तो आपके बाहर भी अगर ये केस होता है, और जो ऑडिटर्स भी है उनको भी पता है
लोन देने से पहले ये सब ऑडिट रिपोर्ट भी जमा करना पड़ता है। मतलब आप समझ रहे हो सर कि किस लेवल पे जाके करप्शन हो जाता है, और एक बार पकड़ा जाता है तो बड़े बड़े हस्तियों का हालत टाइट हो जाता है। हाँ, अरे समझ में आ रहा है आप लोगों को? यस सर। क्या चीज पढ़ रहे हैं आज? ओके, ये है वो वाला बात, रिकॉग्निशन ऑफ इवेंट्स एंड ट्रांजैक्शंस इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट को समझना। देखो रिकॉग्निशन करना जरूरी है ना। वीडियोकॉन ग्रुप को 3250 करोड़ का लोन दे दिया, हाँ, अरे ये ट्रांजैक्शंस रिकॉग्नाइज होना जरूरी है। कब, किसका ट्रांजैक्शन है, क्यों है? मैं आईसीआईसीआई बैंक में बैठा हूँ, मेरे पास लाखों करोड़ों है पब्लिक का, तो मैं कुछ भी पैसा किसी को भी दे दूंगा, बिकॉज किसी कंपनी में मेरा हस्बैंड है तो मेरा हस्बैंड है तो मैं दे दूंगा, मेरा वाइफ है तो मैं दे दूंगा, ऐसे थोड़ी है। तो इवेंट्स को रिकॉग्नाइज करना, मेजरमेंट ऑफ दिस ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स, मेजर करना कितना अमाउंट का बात है, प्रेजेंटेशन ऑफ दिस ट्रांजैक्शन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन द मैनर ऑफ मीनिंगफुल एंड अंडरस्टैंडेबल टू द रीडर। ऐसे प्रेजेंट करो ताकि वो जो भी रीड करे उसको समझ में आ जाए। द डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट विच शुड बी देयर टू एनेबल द पब्लिक एट लार्ज, हम आप जैसे लोग स्टेक होल्डर्स जो स्टॉक मार्केट में कंपनी में शेयर में इन्वेस्ट करते हैं, किसी कंपनी में शेयर में अपना पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट रहता है, to get insight into the what these financial statements are trying to reflect। ऐसा तो नहीं ना कुछ भी बना रहा है, पावर है तो मेरा पैसा लेके मिसयूज तो नहीं कर रहा है। ये देखो आजकल स्टॉक मार्केट के बारे में लोगों का फेथ बढ़ रहा है, बिकॉज इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम में टाइटनेस आया है, इंडियन अकाउंटिंग सिनारियों में एक जबरदस्त फेथ बन रहा है, और इसके कारण धीरे धीरे अकाउंटिंग मतलब इंडियन जो स्टॉक मार्केट है उसमें क्या ग्रोथ है। ये देखो मैं आपको बस सेंसेक्स निफ्टी दिखाता हूँ, यू कैन चेक। ऐसा कभी नहीं हुआ है लास्ट 10-20 सालों में कि स्टॉक मार्केट में इस लेवल का ग्रोथ। जस्ट लुक हियर सर, कोविड के पीरियड में भी हम लोग 50% ग्रोथ दे रहा है सर लास्ट 1 ईयर में, 50% ग्रोथ। सेंसेक्स 40,000 से 60,000 विद इन 1 ईयर, इमेजिन कर सकते हो सर, वो भी कोविड एरा में। इसका मतलब कि फाइनेंशियल सिस्टम को कितना टाइटली मेंटेन किया जा रहा है, इन्वेस्टर्स को कितना फेथ बन गया है कि यस हमारा देश का फाइनेंशियल सिस्टम बहुत ही स्ट्रांग है, पैसा हमारा गलत जगह में यूज नहीं होगा। देखभाल करने के लिए सेबी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स है, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज है। और क्या चाहिए? अगर इतना फेथ बन जाए, डुप्लीकेसी कम हो जाए, मजा आ जाए, तो उसके लिए स्टैंडर्ड फॉलो करना जरूरी है। ओके, ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टैंडर्ड्स क्या है? सिंपल ऑब्जेक्टिव है, सब चीज तो बता ही दिया आपको प्रैक्टिकली। द होल आइडिया ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज सेंटर्ड अराउंड हार्मोनाइजेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, मतलब जो भी पॉलिसीज लेंगे उसको हार्मोनी करके हैंडल करना है। प्रैक्टिस फॉलोड बाय डिफरेंट बिजनेस एंटिटीज सो दैट डाइवर्स अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस एडेप्टेड फॉर वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ अकाउंटिंग कैन बी स्टैंडर्डाइज्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड स्टैंडर्डाइज डाइवर्स अकाउंटिंग पॉलिसीज विद ए व्यू। अकाउंटिंग पॉलिसी का हम लोग एक पूरा डिस्कशंस करे थे, याद होगा आप लोगों को। ऐसे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट प्रिंसिपल्स पढ़े थे, पॉलिसीज का वो भी पॉलिसीज के अंदर ही आता है, ठीक है, वो भी जैसे गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल्स वगैरह, तो पॉलिसीज प्रिंसिपल्स ये सब प्रॉपर्ली फॉलो हो। एलिमिनेट द नॉन कंपेरेबिलिटी, और ऐसे पॉलिसीज का ना और थोड़ा सा डिटेल चर्चा करूंगा। इन्वेंट्री, अकाउंटिंग फॉर इन्वेंट्री वगैरह उसमें आता है, डिप्रिसिएशन का कंट्रोल करना, दीज आर बेसिकली पॉलिसी का पार्ट है। तो आई विल डिस्कस पॉलिसी का एक अलग क्लास होगा सर, जिसमें मैं आपको सिर्फ अकाउंटिंग पॉलिसी बताऊंगा। Eliminate a non-comparability of financial statement, thereby improving the reliability of the financial statement. Provide a set of standards accounting policies. Accounting standards reduce the accounting alternatives in the preparation of financial statements within the bounds of rationality, thereby ensuring comparability financial statement of different enterprise. मतलब डिफरेंट एंटरप्राइज का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है उसको कंपेयर भी हम तभी कर सकते हैं जिसका जैसा सिस्टम है उसी के हिसाब से उसको बनना चाहिए। सबका पॉलिसी सेम होगा ऐसा जरूरी नहीं है सर। मतलब कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो डिप्रिसिएशन का 2 मेथड होता है मेनली, बताओगे सर? एक सिंपल सवाल कर रहा हूँ। देयर आर बेसिकली 2 मेथड्स, WDV एंड SLM, है ना। एक रिटन डाउन वैल्यू मेथड होता है, एक स्ट्रेट लाइन मेथड होता है। तो डिप्रिसिएशन क्या है? डिप्रिसिएशन इज एन अकाउंटिंग पॉलिसी कि कंपनी किस तरह का पॉलिसी यूज करेगा। तो कोई WDV मेथड यूज कर रहा है, कोई स्ट्रेट लाइन मेथड यूज कर रहा है, लेकिन उसको एज पर स्टैंडर्ड्स में भी आपको पुट करना होगा। डिप्रिसिएशन का भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, जिसको अभी A6 में बोला जाता था, अभी उसको चेंज करके प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स लाया गया। मैं आपको आगे चर्चा करूंगा सर।
तो कोई आप लोग इन्वेंट्री के बारे में सुने हो, अकाउंटिंग फॉर इन्वेंट्री सुने हो क्या? अकाउंटिंग फॉर स्टॉक या फिर अकाउंटिंग फॉर इन्वेंट्री, ये क्या होता है? इन्वेंट्री में क्या मेंटेन किया जाता है? सर स्टॉक ही है सब। जैसे कि फीफो, लीफो, सुने हो कि नहीं? यस सर, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यस सर, लास्ट इन लास्ट आउट। यस, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, कोई लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड, कोई वेटेड एवरेज मेथड, उसमें लीफो आजकल नहीं चलता है, लीफो एबोलिश हो चुका है, लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड एबोलिश हो चुका है, फीफो चलता है, वेटेड एवरेज बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, ठीक है। तो अकाउंटिंग इन्वेंट्री मेंटेन करने का भी तरीका होता है, स्टॉक मेंटेन करने का भी स्टैंडर्ड्स होते हैं, ठीक है, या उसका भी पॉलिसीज होते हैं। तो कोई ऑर्गेनाइजेशन फीफो करेगा, कोई ऑर्गेनाइजेशन वेटेड एवरेज करेगा, ठीक है, कोई लीफो करता था अभी फीफो में शिफ्ट हो गया है, तो जो जैसे करे फर्क नहीं पड़ता, बट एटलीस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स उसको एक कंपेरेबल बेस में लाके खड़ा करे। तो ये रहा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का ऑब्जेक्टिव। अब आपके सामने एक क्वेश्चन आ रहा है सर बेनिफिट्स और लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। बेनिफिट्स तो समझ में आ ही गया है आप लोगों को, लिमिटेशंस क्या है? Accounting standards seeks to describe the accounting principles and the valuation technique and the methods of applying accounting principles in the preparations of financial statements so that they may give it true and fair view। मतलब जो भी आपका अकाउंटिंग शो करे वो ट्रू एंड फेयर दिखाए और इन्वेस्टर्स का भी बल्ले बल्ले हो, अकाउंट कंपनी का जो ओनर डायरेक्टर्स है उनका भी बल्ले बल्ले हो, किसी भी तरह का स्कैंडल्स ना बने लाइक सत्यम कंप्यूटर्स जैसा, ठीक है। बाय सेटिंग दी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स लाइक आईसीआईसीआई ने जो किया वीडियोकॉन ग्रुप के साथ, वैसा ना करे। ऐसे रिसेंटली कितना सारा करप्शन हुआ है, आप लोग नाम सुने होंगे, नीरव मोदी का केस जानते हो ना? यस नीरव मोदी क्या कंपनी था? पीएनबी के साथ, डायमंड का। हाँ कंपनी का नाम बता, गीतांजलि जेम्स एंड ज्वेल्स, यस है ना, गीतांजलि जेम्स एंड ज्वेल्स। ये लोग रिसेंट ट्रेंड में लास्ट 1-2 ईयर्स बैक बात कर रहा हूँ सर, बहुत 11,500 करोड़ का स्कैंडल है ये, इसका भी एक अलग केस है, बताऊंगा एक सर। साथ एक फ्रीडम फोन का, हाँ फ्रीडम फोन। फ्रीडम फोन वो क्या है? यस सर, तो उसका भी हो गया था, वो सब उससे पैसा ले लिया वो किसी। अच्छा, तेरा आवाज नहीं आ रहा है मेरे पास। सर वो फोन का सबसे पैसा ले लिया था लेकिन किसी को फोन नहीं दिया था। हाँ हाँ हाँ, ऐसा भी एक केस हुआ था, यस, फ्रीडम फोन, उसका भी एक स्कैंडल हुआ था ना, यस मुझे याद आ रहा है, फ्रीडम फोन बोल के, यस सर। ठीक है। तो स्टैंडर्ड होने से क्या होता है, रिड्यूस ए रीजनेबल एक्सटेंट ऑफ एलिमिनेट altogether confusing variations in the accounting treatments used to prepare financial statements. There are certain areas where important informations are not statutorily required to be disclosed. Standards may call for disclosure beyond that required by law। मतलब जहाँ पर जो डिस्क्लोजर देना है आप डिस्क्लोजर दे दो, स्टैंडर्ड्स में इसलिए बोलना पड़ता है कि भाई स्टैंडर्ड्स में बोला हुआ है आप डिस्क्लोजर दो, अगर नहीं देगा तो फिर मुश्किल हो जाएगा। The applications of accounting standards would to a limited extent facilitate comparisons of financial statement of companies situated in different parts of the world and also of different companies situated in the same country. However, it should be noted in the respect of the difference in the institution, traditions and legal system for one country to another gives rise to difference in accounting standards adopted in different countries। इसके लिए ये इंड एएस बना है सर, ठीक है, क्योंकि अलग अलग कंट्री में अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस बिजनेस एक साथ दोनों करता है, ठीक है, तो कंपेयर करने के टाइम पे मुश्किल होता है, तो इसलिए आईएफआरएस फॉलो करना पड़ता है। और आईएफआरएस को एक्चुअली एक्ट पर करने के लिए ये नॉर्मल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के साथ साथ आजकल एक स्टैंडर्ड्स आया है सर, इंड एएस। आई विल डिस्कस सर, इसका भी एक पूरा टॉपिक है जो आपके साथ मुझे डिस्कस करना है। तो यहाँ पर आप फ्लो चार्ट में ही देख सकते हो, इसको याद करो चल जाएगा और कुछ नहीं करना है। बेनिफिट्स ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ अल्टरनेटिव अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स, comparability of financial statement, requirement of additional disclosure। this is in simple, ये 3 पॉइंट याद रखिएगा। क्लियर हो रहा है क्या? रिशा, अर्पिता, यस सर। नताशा, सभी को Yes, पूछ रहा हूँ। साक्षी, समझ में आ रहा है? आ रहा है ना समझ में? ओके। डिफिकल्टीज मेकिंग चॉइस बिटवीन डिफरेंट ट्रीटमेंट्स। अच्छा, कुछ डिफिकल्टीज भी होगा, हर चीज़ का थोड़ा बहुत नेगेटिव पॉजिटिव दोनों रहता है। लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ये भी कुछ है, जैसे डिफिकल्टीज ऑफ मेकिंग चॉइस बिटवीन डिफरेंट ट्रीटमेंट्स। कोई ये एक तरह का ट्रीटमेंट करता है, वो एक तरह का ट्रीटमेंट करता है, तो तब उसमें
स्टैंडर्ड सेटअप करना मुश्किल हो जाता है। कोई बोलता है मेरा वाला सही है, कोई बोलता है मेरा वाला। जैसे डिप्रिसिएशन में देखो ना, डिप्रिसिएशन में एक बोलता है WDV इज ओके, कोई बोलता है नहीं SLM इज ओके। स्ट्रेट लाइन मेथड ओके। जब डिप्रिसिएशन चैप्टर आप लोग मैम के पास पढ़ोगे, जिनका नहीं हुआ, तब आपको सिखा जाएगा रिटन डाउन वैल्यू मेथड या स्ट्रेट लाइन मेथड। तो सर कंपनी अपने मन से चूज कर लेता है हमको कौन सा। नहीं सर, उसका भी रूल्स है कि किस तरह का एसेट्स है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है, उसका भी रूल्स और बना सर हुआ है। परसेंटेज का भी रूल्स है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का, कि आप कौन से एसेट में कितना डिप्रिसिएशन लगा सकते हो। आप लोग जब इनकम टैक्स पढ़ोगे आपको पूरा डिप्रिसिएशन का लिस्ट पढ़ा जाएगा, ठीक है। डिप्रिसिएशन का लिस्ट, अकाउंटिंग अकाउंट्स का भी अपना कुछ है, बट इसमें ज़्यादा मान्यता दिया जाता है इनकम टैक्स का। हर एक डिपार्टमेंट के साथ डिपार्टमेंट कनेक्टेड है। उसमें किसी प्रोडक्ट में 10% डिप्रिसिएशन आने वाली, किसी में 15%, किसी में 40%, किसी में 100% डिप्रिसिएशन। तो अलग अलग कॉन्सेप्ट क्रिएट हो जाता है। तो वही कि अगर ट्रीटमेंट एक ही, मतलब एक ही कॉन्सेप्ट में अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन अलग ट्रीटमेंट बताता रहता है, उसमें अकाउंट्स भी बना के रखा है, बट कभी कभी थोड़ा रेस्ट्रिक्शंस हो जाता है सर, ये एक प्रॉब्लम है। कई बार हम लोग कॉमन पॉइंट में पहुंच नहीं पाते। जैसे जैसे आप लोग अकाउंट्स को और समझते जाओगे ना, ठीक है, तो आप लोगों को ये सब चीज़ें और डिटेल्स में समझ में आता जाएगा। और आगे आगे जब आप लोग स्पेशल करके हर एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को डिटेल्स में पढ़ोगे, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पर सर पूरा एक प्रोसेस दिया हुआ है कि किस तरह से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनता है। प्रोसेस और फॉर्मुलेशंस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इन इंडिया, किसमें कौन कौन है, कौन कौन इसका भागीदार है, आपको पूरा डिटेल्स यहाँ पर पता चल जाएगा, ठीक है। तो चलो सर 2 मिनट में फटाफट देख लेते हैं कि इंडिया में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाते कौन है और बनाने के पीछे किसका किसका हाथ है। ओके, Institute of Chartered Accountants of India, being a premier accounting body in the country, took upon itself a leadership role by constituting the Accounting Standards Board, okay, in 1977 में, 1977 में सबसे पहले ये वाला बात बना था। The ICI has taken significant initiative in the setting and issues of procedures of accounting standards to ensure that the standard setting process is fully consultative and transparent. The Accounting Standards Board considered इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, मैं आपको बोल रहा था ना, ये जब भी अकाउंटिंग सिस्टम बना रहा है उसमें IFRS का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है, बिकॉज आपको सिर्फ इंडिया में ही बिजनेस नहीं करना है, हमारे बहुत सारा कंपनीज फॉरेन में भी है, फॉरेन कंपनीज भी हमारे यहाँ पर आके काम करते हैं, तो उनके साथ तो एक मेंटेन करना होगा ना, तो उसके लिए एक कॉमन पॉइंट में आना है। तो इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स एंड इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, इसको दोनों में एक मेलजोल करना, ये भी एक इनका बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। While framing Indian accounting standards in India and try to integrate them in the light of applicable laws, मतलब हमारे देश का लॉ, उनके देश का लॉ, customs, usages, business environment in the country, हमारे देश का बिजनेस एनवायरनमेंट, जैसे हमारे देश में बिजनेस एनवायरनमेंट देखो, द कॉम्पोजिशन ऑफ ASB, मतलब इन, अच्छा अब देखो पॉइंट इज दैट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड, जैसे बिजनेस एनवायरनमेंट तो पढ़ते ही हैं, CS वाले बहुत ज्यादा पढ़ते हैं। कॉम्पोजिशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड में कौन कौन होते हैं? रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडस्ट्रीज, सर हमारे देश में ना जो अलग अलग इंडस्ट्रीज होते हैं उसमें कुछ अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं इंडस्ट्री को चलाने के लिए। जैसे एक होता है एसोचैम, CII, FICCI, नाम सुने हो सर? ये एसोचैम जो है ना सर, ये इंडिया में जो मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स होता है उसका एसोसिएशन होता है। एसोचैम, एसोसिएशंस ऑफ चेंबर ऑफ कॉमर्स इन इंडिया। एक होता है FICCI, एक होता है एसोचैम। ये सब हमारे देश में जो इंडस्ट्री का बोर्ड बनता है। Association Chambers of Commerce and Industry in India is non-government trade association and advocacy group based in New Delhi, India. Organization represent interest and trade of commerce in India. अच्छा सॉरी, ये इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज नहीं, एक इलेक्ट्रॉनिक का भी एक ग्रुप है, उसका नाम अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, उसका नाम है NASSCOM। अच्छा वो NASSCOM है, सॉरी एक सेकेंड, एसोचैम और एक होता है NASSCOM, वो जो बेसिकली IT इंडस्ट्रीज के लिए बनता है। यस, NASSCOM, ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये भी एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। इसका नाम है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस, सॉफ्टवेयर कंपनी का एसोसिएशन है, नॉन गवर्नमेंटल ट्रेड एसोसिएशन एडवोकेसी ग्रुप, सेम टू सेम। तो बेसिकली यहाँ पर NASSCOM नहीं होता, ये जो हमारा ASB बोर्ड होते हैं, मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड, इसमें ज्यादातर केस में एसोचैम होता है, FICCI फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ठीक है, ये होते हैं, CII, ठीक है, CII में आ जाता है आपका, CII में आपका आ जाता है, एक सेकेंड देख लो कौन है CII,
कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, दिस इज कॉल्ड CII। ये भी वही सेम तरह का इंडस्ट्री को देखने के लिए है ऑर्गेनाइजेशन। कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, नॉन गवर्नमेंट ट्रेड एसोसिएशन एंड एडवोकेसी ग्रुप, हेडक्वार्टर्स इन न्यू दिल्ली, इंडिया, फाउंडेड इन 1895, बहुत पुराना है। Business, political, academic, other leaders of society to shape global, regional, industry agendas in it's a membership based organization। बहुत पुराना है। टीवी नरेंद्र नबी इसका प्रेसिडेंट है, ठीक है। मेंबर्स है 3 लाख के आसपास, डायरेक्ट इंडायरेक्ट, डायरेक्ट 9,000, इंडायरेक्ट 3 लाख के आसपास। तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि कन्फेडरेशन इंडस्ट्री ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ठीक है, फिकी, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स, एसोचैम, दीज आर दी ऑर्गेनाइजेशन जो बेसिकली इसका बोर्ड होते हैं कि मतलब कौन क्या बना रहा है, ये सब चीजें बताना पड़ेगा, जो बिजनेस के बिहाफ में काम करते हैं। ये लोग बेसिकली बिजनेस या एंटरप्राइज का एजेंट है, ठीक है। और साथ में तो है ही ICI। ऑल्दो ASB इज ए बॉडी कॉन्स्टिट्यूट बाय द काउंसिल ऑफ द ICI, it is an independent in the formulations of accounting standards, and council of the ICI is not empowered to make any modification in the draft accounting standards formulated by ASB without consulting with ASBs। मतलब जब तक आप ASB से कंसल्ट नहीं करते तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते। ICI के पास पावर तभी आएगा जब ये इनके साथ कंसल्ट करेगा, खुद से कुछ नहीं कर पाएगा। द स्टैंडर्ड्स ऑफ सेटिंग प्रोसीजर ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड्स कैन बी ब्रीफली आउटलाइन हियर। सबसे पहले वही आइडेंटिफिकेशन ऑफ ब्रॉड एरियाज ऑफ फॉर्मुलेशन ऑफ एज, constitutions of study groups by ASB to consider specific projects, prepare preliminary draft of the proposed accounting standards. Draft normally includes objective, scope, standard definition of the terms used in the standards, recognitions, measurement, principles, wherever applicable, presentation and disclosures. Consideration of the preliminary draft prepared by study group of ASB, if any. Circulation of the draft between ASBs, ICI council members, ठीक है, Department of Company Affairs, Security Exchange Board of India, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, C&AG, ये गवर्नमेंट के ऑडिटर्स होते हैं सर, स्कैग बोलते हैं इसको प्यार से। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, CBDT, मतलब जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट होते हैं मेनली, ठीक है। स्टैंडिंग कॉन्फ्रेंस पब्लिक एंटरप्राइज, स्कोप फॉर कमेंट्स, इनको सर्कुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद मीटिंग होगा, उसके बाद सर मीटिंग होगा रिप्रेजेंटेटिव के बीच में, एंड उनका व्यू लिया जाएगा, फिर जाके फाइनलाइजेशन होगा। उसके बाद फाइनलाइजेशन होगा ऑफ एक्सपोजर ऑफ द ड्राफ्ट, फिर issuance of inviting public comments, फिर consideration of comment received on the exposure draft and finalization of the draft accounting standard by ASB, submission to the council of the ICI for its consideration and approval for issuance. After that, consideration of the final draft of the proposed standards and by the council of the ICI, and if found necessary, modification of the draft, and then the accounting standards on the relevant subject for non-corporate entities is then issued by the ICI. For corporate entities, and accounting standard issued by Central Government of India. अगर वो नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज है तो उसका इशू करेगा ICAI। अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो अगर कॉर्पोरेट एंटिटीज है तो उसको इशू करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट। बनाएगा सारा का सारा चीजें देखने का मतलब पावर किसके हाथ में, ICI के हाथ में, बट अकेला कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। आपको सबके साथ जवाब देके करना पड़ेगा। एक बात यहाँ पर याद रखना कि जो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स रिलेवेंट होगा सब्जेक्ट में, नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज के लिए इशूड बाय ICI, बट कॉर्पोरेट एंटिटीज के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर इशूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, ये बात का ध्यान रखिएगा, MCQ में पूछ लेते हैं। यहाँ पर सर लिस्ट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का लिस्ट है, मस्ट गो थ्रू सर। नाम भी याद रखना है और एज का भी नाम याद रखना है और किसके लिए है वो भी याद रखना है। जैसे कि लिस्ट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, कुछ चेंजेस भी है, मैं आपको बाद में बताता हूँ। AS1 अकाउंटिंग पॉलिसी डिस्क्लोजर करना है कि मैंने क्या क्या पॉलिसी यूज किया। AS2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, बोला ना सर, FIFO LIFO वगैरह बता रहा था। AS3 कैश फ्लो स्टेटमेंट, इसमें चेंजेस है, रिवाइज हुआ है, इंड AS में 7 आ गया, AS2 में भी चेंजेस आया है। जहां जहां रिवाइज देख रहे हो समझ लेना कि ये सब में इंड AS आया है कुछ। AS4 कंटिजेंसीज एंड इवेंट्स ऑकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो रिवाइज हुआ है वो पूरा एप्लीकेबल हो गया है, कुछ जगह में अभी भी AS2, AS3, AS4 जो पुराना रूल्स है वो अभी भी यूज होता है। AS5 नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड और प्रायर पीरियड ऑफ आइटम चेंजेस इन द अकाउंटिंग पॉलिसीज। AS6 विथड्रॉन परसुएंट टू इश्यूएंस ऑफ AS10, इसको विथड्रॉल कर लिया गया AS6 को, जो डिप्रिसिएशन अकाउंटिंग के बारे में बात करता था, बदले में AS10 आ गया जो 2016 में आया। और इसमें क्या बोला जा रहा है 2016 में, ये डिप्रिसिएशन का जो AS6 था उसको अभी चेंज करके प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 2016 में लाया गया। AS7 अकाउंटिंग फॉर कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, अभी AS7 में आपको मैं दिखा रहा था वो कैश फ्लो में चेंज हो गया इंड AS में।
वो कुछ चीजें आप देख सकते हो रिवाइज हुआ है। AS 8 withdrawn % of AS 26 become a mandatory accounting for research and development। AS 9 revenue recognition अभी भी है। AS 10 property plant equipment। AS 11 रिवाइज हुआ है। the effect of change in foreign exchange rates। AS 12 accounting for government grants। AS 13 accounting for investment। AS 14 accounting for amalgamations। AS 15 रिवाइज हुआ है एम्प्लॉय बेनिफिट के बारे में। AS 16 बोरोइंग कॉस्ट। AS 17 सेगमेंट रिपोर्टिंग। आगे आगे आप लोगों को इंटरमीडिएट लेवल में ये सभी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ना पड़ेगा सर। इंटर एंड फाइनल में आपको ये सभी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, उसका ट्रीटमेंट, उसका कैलकुलेशंस पढ़ना पड़ेगा। बट इन बेसिक लेवल, फाउंडेशन लेवल, यू जस्ट नीड टू नो दी नेम एंड मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप एंड फॉर्मुलेशंस। AS 27 financial reporting interest in joint venture। AS 26 intangible assets। AS 25 interim financial reporting। AS 24 discontinuing of operations। 23 accounting for investment in association in consolidated financial statement। AS 22 accounting for taxes on income। AS 21 consolidated financial statement। AS 20 earning per share। AS 19 leaves। AS 18 related party disclosure। AS 17 segment reporting। तो ऑलमोस्ट यहाँ पर आपका हो गया 27 और 29, टोटल 29 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अभी है, ठीक है। और कुछ इंड एज भी आया है। एज 28 इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स, 29 प्रोविजंस, कंटिंजेंट लायबिलिटी एंड कंटिंजेंट एसेट्स। The list of accounting standards given above does not form part of syllabus. It has been given here for the knowledge of students only। मतलब बेसिकली इतना नॉलेज आपको होना चाहिए कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स मेंटेन होता है, ठीक है। बस हाँ, नाम याद रखिएगा, इतना ही काफ़ी है। मतलब याद रखिएगा, स्टैंडर्ड्स का मतलब याद रखिएगा, इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का जो इन डेज पार्ट है वो भी मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताऊंगा कि इन डेज में क्या क्या। ऐसे मैं ये नोट शेयर कर लूंगा आप लोगों से, आप एक बार चाहो तो देख सकते हो कि इन डेज में क्या क्या आया है, लिस्ट ऑफ इन डेज, जो और थोड़ा मॉडिफिकेशन के साथ आया है, जो धीरे धीरे यूज होगा, बिकॉज इन डेज को बनाने के पीछे मेन रीजन है ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के साथ मैच कराना, कन्वर्जेंस टुवर्ड्स ग्लोबल स्टैंडर्ड्स। वही IFRS वगैरह के साथ मैच करने के लिए इन डेज बनाया गया है, स्पेशली फॉर लार्ज एंटिटीज एंड कॉर्पोरेट एंटिटीज, ठीक है। तो दुर्गा पूजा के बाद मैं आपको थोड़ा सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पे या इन डेज पे बात करूंगा सर। लेकिन आप लोग मुझे बस इतना बता दो सर कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या है। अच्छा, और एक बात, चैप्टर के पीछे जो क्वेश्चंस है मस्ट प्रैक्टिस सर, ठीक है। प्लीज प्रैक्टिस MCQ क्वेश्चंस एंड नॉर्मल थ्योरेटिकल क्वेश्चंस। इसमें से आपका जो आइडिया है चैप्टर का वो भी क्लियर हो जाता है। जिनके पास नोट्स नहीं है मैं उनको नोट्स शेयर कर लूँगा, ठीक है। ओके सर, बोलो। अर्पिता, विश्वजीत, दिशा, मन्ना, नताशा, साक्षी, सभी को पूछ रहा हूँ, समझ में कुछ आया? क्या है, क्यों है, किस लिए है? यस सर। yes sir। नताशा आवाज पाচ্ছে ना। दिशा, नताशा, आप लोगों का कोई आवाज नहीं आ रहा है। क्या आप लोग हो क्लास में? यस सर। ओके, बोझा कैसे दिशा? यस सर। ओके, ठीक है सर। दुर्गा पूजा में जो भी ये बेसिक में जो भी हुआ है, मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस वगैरह दे के जाऊँगा, आप लोग प्लीज़ घर पे ट्राई करना, ठीक है। और जो जो चैप्टर्स मैं करा दे रहा हूँ उस रिगार्डिंग जो भी चैप्टर के नीचे क्वेश्चन है उसको प्लीज़ प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। तो दुर्गा पूजा में अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, फिर आफ्टर दुर्गा पूजा टेस्ट वगैरह अरेंज होगा, तो मैं तब टेस्ट लेके आपको देखूंगा कि आप लोगों का बेसिक नॉलेज कितना एनहांस किया है, ठीक है। उसमें जर्नल, लेजर, मैं बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स का बात कर रहा हूँ। जर्नल रहेगा, लेजर रहेगा, साथ में ये जो कॉन्सेप्चुअल एंड थ्योरेटिकल एरिया है ना, ये भी रहेगा, ठीक है। ओके सर, ये वाला जो क्लास है इसके बाद दुर्गा पूजा के बाद, ओके। मतलब ये जो दुर्गा पूजा का वीक चालू हुआ है आज से, अभी एकदम सर दुर्गा पूजा वीक, मतलब ये इसके बाद क्लास फिर से होगा सर। मतलब अभी ये वीक में आप लोग का अगर किसी कोई दूसरा क्लास है वो होगा, सैटरडे से क्लास ऑफ रहेगा। मैं आपको ये बता देता हूँ, जिनका सैटरडे भी बेसिक का क्लास था ना, सैटरडे से और कोई क्लास नहीं रहेगा सर। फ्राइडे के बाद क्लास बंद, हाँ, उसके बाद फिर से क्लास ओपन होगा संडे, ठीक है। मतलब नेक्स्ट संडे, मतलब वो ये जो संडे ये वाला नहीं, ऑब्वियसली दुर्गा पूजा का संडे है ये। उसके बाद नेक्स्ट संडे के बाद मतलब 18 अक्टूबर आप सभी को व्हाट्सएप कर दिया जाएगा, ठीक है। आप सभी को व्हाट्सएप कर दीजिएगा, 18 अक्टूबर से फिर से क्लास स्टार्ट होगा, लेकिन यहाँ फ्राइडे तक क्लास चलेगा सर, ओके। ठीक है सर, चलो यस फिर सर। टाटा बाय। बाय।
बाय सर। बाय सर। टाटा सर। बाय सर। बाय सर, बाय।